हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इफ एल्स की बात करेंगे। जानेंगे कब और कैसे हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जब हमें प्रोग्रामिंग में कोई डिसीजन लेना होता है, जैसे ये वैल्यू कैसे बड़ी है, क्या ये फाइल एग्जिस्ट करती है या ये इस वैल्यू से मैच होती है, जैसे कोई भी डिसीजन जब हमें लेने होते हैं तो हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। हमारे पास 3 तरह की डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स है, इफ एल्स और मैच स्टेटमेंट। इस वीडियो में हम इफ और इफ एल्स की बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे इफ स्टेटमेंट की, बट इफ स्टेटमेंट से पहले पाइथन में एक स्टाइल आती है जिसे हम बोलते हैं इंडेंटेशन स्टाइल। अब इस स्टाइल की क्या जरूरत पड़ी और ये कैसे यूज करते हैं, पहले इसे समझते हैं, फिर इफ स्टेटमेंट को समझेंगे। अब इस स्टाइल की क्या जरूरत पड़ती है, देखो। इफ के बाद आती है कंडीशन, और जब हम कंडीशन को इवेल्युएट करते हैं तो इसके 2 ही आउटकम्स हो सकते हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, सपोज करो मेरे पास कुछ लाइंस का कोड है, जैसे ये मेरे पास लाइन 1, लाइन 2, ये लाइन 3 है, फिर लाइन 4 है, लाइन 5 है, लाइन 6 है, एंड ऐसे ही लाइन 7 और 8 है। ये 8 लाइंस का हमारे पास कोड है। अब मैंने बताया कंडीशन के 2 ही आउटकम्स हो सकते हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। हमने कहा जब कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे 3 लाइन का कोड एग्जीक्यूट करना है, और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो मुझे ये 2 लाइंस का कोड एग्जीक्यूट करना है। और 6, 7, 8 का मेरी कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने से कोई रिलेशन नहीं है, ये हमेशा एग्जीक्यूट करेगी चाहे कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स हो। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास बहुत सी लैंग्वेज में ये ब्लॉक स्पेसिफाई करने के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज होते हैं। यानी ये कर्ली ब्रेसेस स्पेसिफाई करता है कि यहाँ इफ का ट्रू वाला ब्लॉक स्टार्ट हुआ और यहाँ क्लोज हो गया, और यहाँ से एल्स ब्लॉक स्टार्ट हुआ और यहाँ क्लोज हो गया। कितना इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कहाँ से ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है और कहाँ ब्लॉक एंड हो रहा है। नॉट ओनली इन केस ऑफ इफ एल्स, पूरे पाइथन में जब भी हम लूप चलाते हैं तब भी हमें बताना पड़ता है कि लूप के अंदर कितनी लाइंस हम रख रहे हैं जो बार बार एग्जीक्यूट होगी। या हम फंक्शन की बात करें या बहुत से ब्लॉक हम आगे चल के बनाएंगे तो हर ब्लॉक में कितनी लाइंस आती है, या हम कह सकते हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली ब्लॉक क्या है, ब्लॉक एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है। अब ये ब्लॉक इफ एल्स का हो सकता है, लूप का हो सकता है, या फंक्शन का हो सकता है, या और कोई ब्लॉक भी हो सकता है जो हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो कंडीशन ट्रू होने पर जो ब्लॉक हमें एग्जीक्यूट करना है उसे हम पुट करते हैं कर्ली ब्रेसेस के थ्रू। या फिर आपने कई सारी लैंग्वेज में देखा होगा बिगिन और एंड होता है। अगर आपने नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं। या फिर आपने देखा होगा कि FI और देन होता है। किसी ना किसी तरीके से हम ये जरूर स्पेसिफाई करते हैं कि यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है और यहाँ ब्लॉक एंड हो रहा है। पाइथन की अगर हम बात करें तो पाइथन में ना ही हमारे पास कर्ली ब्रेसेस होता है, ना ही हमारे पास बिगिन और एंड होता है, ना ही FI और देन होता है। ऐसा कुछ भी पाइथन में अवेलेबल नहीं है। तो पाइथन में ये कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि ये लाइन 4 और 5 एल्स के अंदर आती है, ये हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो ये जस्टिफाई करने के लिए पाइथन कहता है कि आप इंडेंट फॉलो करेंगे। तो इसलिए इस स्टाइल को इंडेंटेशन स्टाइल बोला गया है। सबसे पहली बात, पाइथन में जब भी कोई ब्लॉक स्टार्ट होता है तो वो कॉलन से स्टार्ट होता है, चाहे वो किसी भी तरह का ब्लॉक हो। ब्लॉक का स्टार्ट कहाँ से होता है, कॉलन से। अब आपको हर लाइन के लिए इंडेंट यानी कि स्पेस राइट करना है बिगिनिंग में। अब वो कहता है कि कितना स्पेस राइट करना है, तो वो कहता है कि ऐसा किसी भी बुक में जस्टिफाई नहीं है कि आप 2 स्पेस देंगे या 3 स्पेस देंगे या 4 स्पेस देंगे। वो कहता है कि हर लाइन को आपको इक्वल स्पेस देना है, आप कितना भी स्पेस दे सकते हो। बट रिमेंबर, जितना स्पेस आप फर्स्ट लाइन को दे रहे हो उतना ही स्पेस बाकी सभी लाइंस को देना है जो उस ब्लॉक में होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्पेस की बजाय सबसे बेटर क्या यूज करते हैं, टैब स्पेस। अगर आप एडिटर में काम कर रहे हो, जैसे हम IDLE में काम कर रहे हैं या किसी बेसिक एडिटर में काम कर रहे हो, तो वो आपको ऑटोमेटिकली इंडेंट में लेके आएगा। अगर आप नोटपैड जैसे किसी एडिटर में काम कर रहे हो तब आपको ये इंडेंट फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज एडिटर वगैरह ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन फॉलो करते हैं। अब यहाँ से एल्स ब्लॉक स्टार्ट हुआ तो 4 और 5 लाइन कैसे इस एल्स ब्लॉक के अंदर आएगा, इसके लिए हम इंडेंट फॉलो करेंगे। ठीक है, जब हम कोई भी लाइन बिना इंडेंट के लिखते हैं, मीन्स बिगिनिंग से लिखते हैं, जैसे यहाँ अब ये 6, 7, 8 लाइन्स एल्स के इंडेंट से बाहर है, क्योंकि 6, 7, 8 इंडेंट फॉलो नहीं कर रही है तो अब ये एल्स ब्लॉक का पार्ट नहीं है, ये एल्स ब्लॉक से अलग है। इसलिए जब भी हमें कोई ब्लॉक एंड करना होता है हम इंडेंट फॉलो करना छोड़ देते हैं। और एक बात, इफ का इंडेंट अलग हो सकता है और एल्स का इंडेंट अलग हो सकता है। यानी इफ में हम फॉलो कर सकते हैं 1 टैब स्पेस का इंडेंट और एल्स में हम फॉलो कर सकते हैं 2 टैब स्पेस का इंडेंट। तो ऐसा नहीं है कि जितना हम इफ में फॉलो कर रहे हैं उतना ही हमें एल्स में फॉलो करना पड़ेगा। तो हम सेम भी फॉलो कर सकते हैं और हम डिफरेंट भी फॉलो कर सकते हैं। बट रिमेंबर, उस ब्लॉक में फर्स्ट लाइन जितना इंडेंट फॉलो करेगी उतना ही बाकी सभी लाइन्स को इंडेंट फॉलो करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है, ब्लॉक कब एंड होता है। तो ब्लॉक तब एंड होता है जब कोई भी लाइन स्क्रैच से लिखी जाती है। अगर मैं इतने स्पेस के बाद भी 6 लाइन को इंडेंट में रखता हूँ तो 6 लाइन भी एल्स ब्लॉक में आती है। ब्लॉक तब एंड होता है जब हम कोई भी लाइन बिगिनिंग से लिखते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, पाइथन में सपोज करो अभी हमारे पास कोई भी ब्लॉक नहीं है,
तब उस केस में हम कोई भी इंडेंट फॉलो नहीं कर सकते। अगर हमने किसी भी लाइन की बिगिनिंग में एक स्पेस भी रखा या कितना भी स्पेस रखा तो पाइथन क्या सोचेगा कि आप एक इंडेंट फॉलो कर रहे हो। तो हम इंडेंट तो तब फॉलो करते हैं ना जब हमारे पास कोई ब्लॉक होता है, बट हमारे पास तो कोई ब्लॉक ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, कि भाई ये इंडेंटेशन यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ कोई ब्लॉक नहीं है। तो इसलिए पाइथन में हर लाइन्स को स्क्रैच से मीन्स बिना किसी स्पेस के बिगिनिंग से लिखा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब एक बार इसे रन करके देखते हैं। मैं यहाँ एक सिंपल सी कंडीशन लिखता हूँ, 4 इज ग्रेटर देन 7। पहले हम इस 6th लाइन को बाहर रखते हैं। हमें पता है कि कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स के केस में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स ब्लॉक में लाइन 4 एंड लाइन 5 एग्जीक्यूट होगी, 6, 7 और 8 भी एग्जीक्यूट होगी क्योंकि 6, 7, 8 किसी भी ब्लॉक से रिलेटेड नहीं है। तो 4 चला, 5 चला, 6, 7, 8 चला। अभी अगर हम यहाँ पे 4 की जगह 9 लिखे तो कंडीशन ट्रू होगी। तो कंडीशन ट्रू होने पे लाइन 1 चलेगी, 2 चलेगी, 3 चलेगी और 6, 7, 8 चलेगी। 6, 7, 8 तो हमेशा एग्जीक्यूट होगी क्योंकि ये किसी भी ब्लॉक से रिलेटेड नहीं है। अगर अभी ये 6th लाइन इतना इंडेंट फॉलो करती है तो अभी ये 6th लाइन किस में इंक्लूड हो गई, एल्स ब्लॉक में इंक्लूड हो गई। तो अब लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और लाइन 7 और 8 चलेगी और 6th लाइन अब एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इस तरीके से हम पाइथन में ब्लॉक स्पेसिफाई करते हैं बाय फॉलोइंग द इंडेंट। अगर हम किसी एक लाइन में भी एक एक्स्ट्रा स्पेस या लेस स्पेस फॉलो करते हैं तो एक सिंटेक्स एरर होगा और ये हमें मैसेज देगा अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन एरर। ठीक है, अगर इंडेंट हमारा मैच होगा तभी हमारा कोड रन होगा, अगर इंडेंट हमारा मैच नहीं हो रहा है तो कोड रन नहीं होगा। तो इस तरह इंडेंट की हेल्प से हम ये स्पेसिफाई करते हैं कौन सा ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ब्लॉक कहाँ एंड हो रहा है। तो समझ गए कैसे पाइथन में इंडेंट यूज होता है ब्लॉक स्पेसिफाई करने के लिए। तो अब पहले देखते हैं इफ का सिंटेक्स। तो हम इफ लिखते हैं, फिर उसके बाद कंडीशन लगाते हैं। आपने देखा होगा कई लैंग्वेज में कंडीशन को ब्रैकेट्स में इंक्लोज करना कंपलसरी होता है, बट पाइथन में ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप कंडीशन को ब्रैकेट्स में इंक्लोज करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप विदाउट ब्रैकेट्स भी लिख सकते हो। दूसरा, हम किसी भी ब्लॉक को कॉलन से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ वो कोड लिखा जाता है जो हमें एग्जीक्यूट करना होता है जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है। ये कोड आपका 1 लाइन का, 2 लाइन का या 100 लाइन्स का या कितनी भी लाइन्स का हो सकता है। इवन हम इफ के अंदर भी एक और इफ यूज कर सकते हैं या मल्टीपल इफ यूज कर सकते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, और इसे हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। तो ये था हमारा इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स जिसमें सिर्फ इफ होता है, इसमें एल्स पार्ट नहीं होता। मींस हम सिर्फ ट्रू के लिए ब्लॉक स्पेसिफाई करते हैं बट फॉल्स के लिए नहीं करते। तो इसका मतलब है इफ पार्ट कैन बी पॉसिबल विदाउट एल्स, बट एल्स पार्ट कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट इफ पार्ट। तो अब हम देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स। तो इफ लिखते हैं, फिर कंडीशन लगाते हैं, कॉलन से ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, देन वो कोड लिखते हैं जो हम कंडीशन ट्रू होने पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, देन हम एल्स लिखते हैं, कॉलन लगा के ब्लॉक स्टार्ट करते हैं और देन वो कोड लिखते हैं जो कंडीशन फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट होगा। तो चलो अब इन दोनों सिंटेक्स को प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। मैंने सिंपली एज वेरिएबल बनाया और यूजर से एज एंटर करने को बोला। देन मैंने इफ लिखा और कंडीशन लगाई, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 प्रिंट वैलिड। इसमें मैंने कोई एल्स पार्ट यूज नहीं किया। तो चलो अब इसे रन करते हैं। मैंने एंटर किया 20, हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो मैसेज प्रिंट होगा वैलिड। अब एक बार फिर से मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और अब इस बार मैंने एंटर किया 15, ऑब्वियसली हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, बट हमने कोई एल्स पार्ट यूज नहीं किया तो कुछ भी मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। तो क्लियरली हम सिर्फ इफ भी यूज कर सकते हैं विदाउट एल्स पार्ट। अब मैंने यहाँ एक प्रिंट यूज किया जिसमें मैंने लिखा हेलो। अब जो ये हेलो है ये हमारे इफ पे डिपेंड नहीं है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स हो, इस हेलो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एग्जीक्यूट होगा ही। रन करके देखते हैं। मैंने एंटर किया 21, मैसेज प्रिंट हुआ वैलिड देन हेलो। फिर एक बार मैंने प्रोग्राम को रन किया और इस बार मैंने एंटर किया 17, हमारी कंडीशन फॉल्स है तो सिर्फ हेलो प्रिंट होगा। तो ऐसा कोड हमारे प्रोग्राम में हो सकता है जो डिसीजन पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, अब मैं इसमें आपको एल्स पार्ट ऐड करके दिखाता हूँ। अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझने की ट्राई करो, आगे हम बहुत से प्रोग्राम बनाएंगे। तो मैंने यहाँ लिखा एल्स और प्रिंट कर दिया नॉट वैलिड। रन करते हैं इसे फिर से। अब मैं एंटर करता हूँ 15, मीन्स हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो हमें मैसेज प्रिंट होगा नॉट वैलिड। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था इफ और इफ एल्स के सिंटेक्स को समझने के लिए। आई होप सबको समझ आ गया होगा हम कैसे इफ एल्स का यूज करते हैं। तो चलो एक और प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने यूजर से एक एक्स की वैल्यू मांगी और मैंने यहाँ लिखा एंटर ए नंबर। यूजर एक नंबर एंटर करेगा, फिर मैंने यूजर से दूसरा नंबर मांगा वाई। तो ये मेरे पास 2 नंबर एक्स एंड वाई आ गए। मुझे चेक करना है विच वन इज ग्रेटर। अगर एक्स ग्रेटर है तो प्रिंट करेंगे एक्स इज ग्रेटर, अगर वाई ग्रेटर है तो सिंपली प्रिंट करेंगे वाई इज ग्रेटर। प्रोग्राम बहुत सिंपल है। मैंने कंडीशन लगाई इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई तो प्रिंट कर दो एक्स इज ग्रेटर। अगर एक्स ग्रेटर नहीं है तो मैंने एल्स पार्ट में प्रिंट करा वाई इज ग्रेटर। अब आप लोग सोचेंगे इसमें क्या नया था, बट जो नया है वो देखते हैं अभी। पहले मैंने एंटर किया 4 देन 9 तो क्या प्रिंट होगा वाई इज ग्रेटर। बट मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ और इस बार मैंने पहले एंटर किया 5 और फिर से एंटर किया 5, मीन्स दोनों वैल्यू सेम एंटर की। अब सोचो क्या आंसर आएगा। तो हमें पता है 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5
तो हमारी कंडीशन फॉल्स है तो प्रिंट होगा y इज ग्रेटर। बट ये सही आंसर नहीं है, हमें पता है ये गलत है। अब सही आंसर कैसे आएगा, लेट्स सी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड का मतलब होता है इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स, और यही इसमें नया था। तो पहले हम डिसीजन ले रहे हैं इफ x इज नॉट इक्वल टू y, मीन्स अगर x इक्वल नहीं है y के तो इसका मतलब या तो x बड़ा है या तो y बड़ा है। अगर x बड़ा है तो प्रिंट होगा x इज ग्रेटर, अगर y बड़ा है तो प्रिंट होगा y इज ग्रेटर। अगर हमारी कंडीशन x इज नॉट इक्वल टू y फॉल्स होती है, मीन्स x और y इक्वल है, तो एल्स पार्ट में सिंपली प्रिंट कर दो बोथ आर इक्वल। तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉजिक चेंज कर दिया। अब रन करते हैं प्रोग्राम को। मैंने पहले 5 एंटर करा, फिर दूसरी बार भी 5 एंटर करा, तो क्या प्रिंट होगा, बोथ आर इक्वल। तो समझ गए नेस्टेड इफ एल्स को कैसे यूज़ करते हैं। चलो एक और प्रोग्राम बनाते हैं। सपोज करो किसी शॉपिंग मॉल में ऑफर चल रहा है कि अगर आप संडे को 5,000 रुपये या उससे ज़्यादा के अमाउंट की शॉपिंग करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस प्रोग्राम में मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक डे और दूसरा अमाउंट की। हम डे सिस्टम का भी निकाल सकते हैं, बट अभी के लिए हम नहीं निकाल रहे क्योंकि अभी हमें डेट टाइम मॉड्यूल नहीं आता। तो आगे जब हम डेट टाइम मॉड्यूल पढ़ेंगे तब हम सिस्टम का डे भी निकाल पाएंगे। तो मैंने एक डे वेरिएबल क्रिएट करा और यूज़र को डे एंटर करने के लिए बोला। देन मैंने एक अमाउंट वेरिएबल क्रिएट करा यूज़र से अमाउंट एंटर करवाने के लिए। हमें अमाउंट को इंटीजर में कास्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। नाउ वी हैव बोथ वैल्यूज़। अब कंडीशन लगाते हैं इफ़ डे इज़ डबल इक्वल टू संडे एंड अमाउंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5,000। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। मैंने लिखा डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। डिस्काउंट आ गया। अब डिस्काउंट को अमाउंट से माइनस कर देंगे और अमाउंट को ही असाइन कर देंगे। अगर आप नया वेरिएबल लेना चाहो तो आप नया वेरिएबल भी ले सकते हो या पुराने वाले को ही ओवरराइड कर सकते हो। मैंने लिखा अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस डिस्काउंट। फिर हमने प्रिंट करा आफ्टर 10% डिस्काउंट फाइनल प्राइस विल बी अमाउंट। 10% डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसे हमने प्रिंट कर दिया। और एल्स पार्ट हम बिना डिस्काउंट के लिखेंगे। मैंने लिखा विदाउट डिस्काउंट प्राइस विल बी अमाउंट। रन करते हैं इसे। मैंने एंटर किया डे संडे, अमाउंट मैंने एंटर किया 8906 दैट इज ग्रेटर देन 5,000, मीन्स हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो जो फाइनल अमाउंट आएगा वो डिस्काउंट डिडक्ट होने के बाद आएगा। देखो जो अमाउंट आया है वो डिस्काउंट डिडक्ट होने के बाद आया है। अगर मैं इसे फिर से रन करता हूँ और अगर आपका अमाउंट या डे दोनों में से कोई एक भी मैच नहीं होता तो ये डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ अमाउंट 5,000 से कम एंटर कर रहा हूँ। अब दोबारा रन करते हैं एक बार और एक ड्रॉबैक है इस प्रोग्राम का, वो देखते हैं। आपको पता ही है पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इस बार मैं संडे का एस कैपिटल लिखता हूँ और अमाउंट ग्रेटर देन 5,000 एंटर करता हूँ, तब भी हमें डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं होगा। और यूजर ये चीज़ कर सकता है। यहाँ पर लोअर और अपर जरूरी नहीं है, यहाँ जरूरी है कि डे हमारा संडे होना चाहिए। कई केसेस में जैसे आप पासवर्ड एंटर करा रहे हो तो वहाँ अपर और लोअर मैच करना होता है, बट हमारे इस केस में ऐसा नहीं करना। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग का एक प्री डिफाइंड मेथड है, आगे हम स्ट्रिंग के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम स्ट्रिंग के प्री डिफाइंड मेथड्स को अच्छे से पढ़ेंगे। बट अभी के लिए मुझे एक मेथड की जरूरत है, दैट इज लोअर। मैंने लिखा डे डॉट लोअर मेथड इक्वल टू संडे। लोअर क्या करता है, जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू हेलो इन कैपिटल केस। जब हम x डॉट लोअर मेथड लिखते हैं तो लोअर मेथड इस x को लोअर में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स सेम काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। जो भी डे यूजर एंटर करेगा पहले मैं उसे लोअर में कन्वर्ट करता हूँ, फिर उसे मैं संडे से कंपेयर कर रहा हूँ। अब चाहे हम अपर एंटर करें या लोअर एंटर करें, अब हमारे प्रोग्राम में इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। रन करते हैं। इस बार मैंने एंटर करा संडे, संडे का एस कैपिटल और अमाउंट एंटर करा ग्रेटर देन 5,000। अब देखो हमें डिस्काउंट कैलकुलेट हो रहा है। अब हम इस प्रोग्राम में एक कंडीशन और ऐड कर रहे हैं और वो कंडीशन क्या है, हम बोल रहे हैं अगर आप सेम डे संडे को 5,000 से ज़्यादा की शॉपिंग कर रहे हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। बट अगर आप 4,000 से ज़्यादा की शॉपिंग कर रहे हो बट 5,000 से कम तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। अब ये करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो 10% डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। फिर इसके बाद एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। बट अब एल्स पार्ट डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब एल्स में एक और कंडीशन है। तो पाइथन ने क्या किया, एल्स और इफ को मिला के एक ही कीवर्ड बना दिया और उसका नाम क्या रख दिया, एलिफ। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जब आप एल्स पार्ट में कंडीशन दे रहे हो तो एल्स और इफ नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, एलिफ। तो एलिफ पाइथन में एक नया कीवर्ड है। तो इफ एल्स में हमारे पास 3 कीवर्ड है, इफ, एलिफ और एल्स। इफ स्टार्ट करने के लिए, एलिफ सेकंड कंडीशन के लिए हम मल्टीपल एलिफ लगा सकते हैं और फिर लास्ट में एल्स होता है जो ऑप्शनल होता है। एल्स जब लिखा जाता है जब हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती और हम कुछ कोड रन करना चाहते हैं।
तो अब हम एलिफ में कंडीशन लिखेंगे। तो कंडीशन वही है कि सेम डे अगर हम 4000 से ज़्यादा बट 5000 से कम की शॉपिंग करते हैं तो हमें 5% डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, क्योंकि 5000 से ज़्यादा की शॉपिंग पे तो हम 10% डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे डे की कंडीशन तो सेम ही रहेगी और अमाउंट में हम लिखेंगे अमाउंट इज ग्रेटर देन 4000। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमने ग्रेटर देन 4000 वाली कंडीशन तो लिख दी बट लेस देन 5000 वाली कंडीशन तो हमने लिखी ही नहीं। तो कई लोगों का दिमाग चल रहा होगा कि हमें एक एंड लिख के अमाउंट इज लेस देन 5000 भी लिखना चाहिए। बट एक चीज समझो, आपका अमाउंट लेस है 5000 से, तभी तो आप एल्स में आए हो। अगर ग्रेटर देन होता तो पहले ही कंडीशन ट्रू हो जाती, तो क्या हम एल्स में आते? तो हमें ये एक्स्ट्रा कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये कंडीशन नहीं भी लगाते हैं तब भी हमारा कोड रन करेगा। अगर ऊपर वाली कंडीशन नहीं होती तब हमें ये कंडीशन लिखने की जरूरत पड़ती। बट करंट सिनेरियो की हम बात करें तो हमें ये कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। आपका अमाउंट लेस देन है 5000, तभी हम एल्स पार्ट में आए हैं। तो क्लियर है, हमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ 5% डिस्काउंट कैलकुलेट किया। अब रन करते हैं। डे है संडे, अमाउंट हमने दिया ग्रेटर देन 4000 बट लेस देन 5000 एंड वी आर गेटिंग 5% डिस्काउंट। तो ये था हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसमें हमने इफ एल्स के सारे पॉसिबल सिंटेक्स कवर करे, जिसमें हमने नेस्टेड इफ एल्स, बिना एल्स के इफ, एल्स के साथ इफ और एलिफ कैसे राइट करेंगे, किस कंडीशन में राइट करेंगे, ये सब हमने कवर करा। आई होप सबको समझ आ गया होगा इफ एल्स स्टेटमेंट अच्छे से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि फ्यूचर में और भी ऐसी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।